गंभीर महल की सारी हालत गुजरे बरसों में बदल कर रह गई थी। महल की शान शौकत में कमी आने की बजाय बढ़ गई थी। वो कोट यूं ही बाजू पे डाले अंदर दाखिल हुआ। लॉन में उसे मीरा और अनीसा बैठी दिखाई दी। मीरा ने पिछले साल ही दूसरा बुटीक खोल ली थी। मेहदी के बरक्स उसे कारोबार करने और बढ़ाने का फन आता था। मीरान और रेसल, वो उन दोनों के साथ अपना ताल्लुक बहुत हद तक दुरुस्त कर चुकी थी। अब वो दोनों ही उसके आदी थे और मीरा इस बात से जितना खुश होती वो कम था। जवार वापस कब आ रहा है? लॉन की तरफ आते उससे अनीसा से पूछा, जिसका चेहरा सूता हुआ लग रहा था। 10 सितंबर। वो यकीनन उस आदमी के लिए रोती रही होगी जिसने उसे जिंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। कह रहा था अभी 1 महीना लग जाएगा। उसके अब्बा की हालत संभल ही नहीं रही। तुम प्लीज़ दुआ करना। अनीसा की सुसाई की हरारत की वजह से उसका शोहर पिछले 1 माह से लंदन में था और अनीसा गंभीर महल की मेहमान थी। वो अगर आजकल में यहाँ ना भी होती तो इस तारीख पे तमाम गंभीर इस एक घर में इकट्ठा ज़रूर होते थे। मैं दुआ को छोड़कर तुम्हारे वीज़े की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे शोहर से भी कहता हूँ। मुझे घर से निकालना चाह रहे हो? उससे मसूई हवकी दिखाई। मेधी ने उसकी रोई रोई आंखों से आंखें चुराई। आह, तुम्हें मेरे इरादों का कैसे पता चला यार? वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा था, बात कर रहा था। हालांकि इस वक्त उसका दिल हर शय से उकताया हुआ था। उसे बस इस घर के एक कमरे में जाना था जहाँ जाते जाते ही सारी बेसुकूनी खत्म हो जाती। रफा दफा गायब। मेहदी तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मेरा उसकी हालत समझ गई थी। वो खुद भी जाना चाह रहा था, सो पलट गया। मामू, आहान ने मुझे मारा है। अंदर जाते हुए मीरान ने मुंह बसोर कर बताया। मेरी ने रुककर उसके बालों में हाथ फेरा। बेटा, तू 6 साल का है और वो टिड्डा 3 साल का। उससे मार खाते हुए शिकायत नहीं, शर्म आनी चाहिए। सामने से आती मीरा को देखकर उससे बलोची में कहा। बच्चों के सामने बोलनी पड़ती थी। वो तुम्हारा टिड्डा, उसके हाथ मशीनी अंदाज से चलते हैं, दोनों हाथों से मारता है। मीरा ने फौरन अपने बेटे की तरफदारी की। मेरा कोई कसूर नहीं। वो अपनी माँ पे क्या है? मेरी के चेहरे पे उभरने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। सारी दुनिया जानती है मैं एक शरीफ और अमन पसंद इंसान हूँ। उसे दोनों हाथ उठा लिए, फिर उससे छुपकर मीरान को गले लगाया। मैं भी जाकर उसकी क्लास लूंगा। आइंदा तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, ओके? ओके। वो इतने में भी खुश था। मीरा उसे लिए एक तरफ चली गई और गहरी सांस भरता मेरी सीने तय करता ऊपर आया। कमरे में आज खिलाफे मामूल चीज़ें बिखरी हुई थी। कमरे से मलक का ड्रेसिंग का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ से इस वक्त कपड़ों का ढेर उठाए सीनिया उसी तरफ आते हुए दिखाई दी। निखरी निखरी रंगत, लंबे बाल गोलमोल बांधे वो मसरूफ़ लग रही थी। उसे शायद ऑफिस से आए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, कहाँ रह गए थे आप? उससे हाथ में पकड़े हुए कपड़ों का ढेर पलंग पे रखा और अपना खुला हुआ लैपटॉप, जिस पे उसके दफ्तर का ही काम था, उसे बंद किया। फिर उसकी तरफ आई, उसके हाथ से कोट लिया, लैपटॉप लिया और बेड पे रख दिया। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे आप? एक काम से क्या था? उससे मुफहिम जवाब दिया। सीनिया चौंकी नहीं, अलबत्ता उसके तासुरात यकसर तब्दील हुए। काम से गया था, ये जुमला वो तब बोला करता था जब जब वो ट्रेल नंबर 6 की तरफ जाता था, और ऐसा हर माह के 10 तारीख को होता था। वो जगह, वहाँ बरसों पहले खोया हुआ उसका वजूद मेरी का बेहतर सुनने वाला था। जो बातें मसाइल वो घर में नहीं कह सकता था, वहाँ जाकर कह आता था। बात दफ़ा वो सोचा करती थी कि अगर कैस और उसका कोई मासी ना होता तो शायद उसे मेरी के इस 10% हिस्से पे भी दस्तरस होती जो वो उससे छुपा कर रखता है। उसे लगा थी तैकून किसी एक की मोड़ से टूटेगा, लेकिन वो गलत थी। कैस गंभीर आज भी उनके दरमियान था। कोई दरार वो छोड़ गया था, कुछ अनकहा, अनसुना, या फिर देख और सुनकर अनसुना और अनदेखा कर देने वाला। वो आज भी उससे दो बदू खड़े होकर उस खुदकुशी की हकीकत नहीं बता सकती थी। वो रेड लाइन थी जो मेहदी ने उसके और अपने दरमियान खींची थी। अगर अब्दुल्ला और सीनिया का माजी साथ ना होता और अब्दुल्ला महज उसके शोहर का कज़न होता तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन नहीं थे। ज़िंदगी कहाँ सब परफेक्ट देती है। तुम ऑफिस से कब आई? 2 घंटे हो गए हैं। इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली है। वो कहते हुए मसरूफ से अंदाज से अपने मोबाइल पे मौसूल हुई नई ईमेल्स देख रही थी। तुम्हें कितने दिन की छुट्टी मिली है? उससे ठहर कर सीनिया से पूछा। 3 दिन की, वो भी बहुत मुश्किल से। काम बहुत बढ़ गया है। उससे मोबाइल बंद करके एक तरफ रखा। तुम्हारे सेक्रेटरी ने 3 दफा कॉल की है कि मैडम कॉल्स नहीं उठा रही। और उस वक्त मैं क्या बताता? मैं खुद मैडम के हाथों ब्लॉक्ड हुआ। जीनी ने अफसोस से माथे पे हाथ मारा। कल रात ब्लॉक किया था, फिर दफ्तर में इतने काम थे, मैं अनब्लॉक करना भूल गई।
अभी शाम कर तो दिया था। ऐसे कहा गया जैसे बड़ा एहसान किया हो। मेरी कुछ कुछ गायब दिमाग था, उससे कोई जवाब नहीं दिया। खाना लाऊं? नहीं, भूख नहीं। मेरे बेटे कहाँ हैं? जूते उतारते उससे सवाल किया। ये कमरे की हालत देख लें एक बार। उससे पहले भी कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ कपड़े, जूते, खिलौने, गाड़ियाँ सब बिखरा हुआ था। आपके दोनों बेटे खाला की शादी के लिए पैकिंग कर रहे थे और माशाल्लाह से बाप की तरफ से मिले फौरपन का खूब मुजाहरा हुआ है। मैं जब से आई हूँ इसी काम में लगी हूँ। मेरी ने महसूस नजरों से कमरे का जायजा लिया। पहले वो अकेला था, अब दो साथी मिल गए थे। सच्चा शुक्र कहाँ अदा करना था, कोई उससे बताए। ज़रा सा ही कचरा है, समेट लेंगे। जानती हूँ आपका समेटना। मुझसे तो तुम नाराज़ ही रहा करो। अपने कारनामे भी देख लिया करें। वो उसकी तरफ मुड़ी, गौर से उसकी नुचड़ी हुई रंगत देखी। खाना खाएंगे? भूख नहीं, कहा तो है, तुम खा लेना। जीने को जवाब मालूम था। पिछले 4 सालों में 10 सितंबर की ये रात यूं ही हुआ करती थी। अब सदा, अजीब और कुछ कुछ नजर चुराती हुई। शायद अफसरदा सी। उससे ज्यादा सो नहीं दिया। मेरी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद आरामदेह सुरमाई शर्ट और सूट पैंट्स में जब वो बाहर आया तो जीनिया हन्नूस अपना बैग पैक कर रही थी। मेरी ये सब टी शर्ट के साथ उसी का ट्राउज़र पहने वो मसरूफ़ लग रही थी। निकाहनामे की एक शर्त शायद मैंने गौर से नहीं पढ़ी, या शायद वो सिर्फ तुमने पढ़ी थी। वो उसे देखकर कह रहा था जिसे देखते ही आज भी उसकी बरसों की थकान उतर जाती थी। आज भी उतर रही थी। कौन सी शर्त? वही, जिसमें तुमने मेरे साथ साथ मेरे कपड़े भी कबूल किए थे। आपको क्या लगता है मर्दाना सेक्शन में ज़्यादा वक्त मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आपके कपड़े अच्छे मिले? उसे लगता था मेरी उसे अपने कपड़ों में देख तपता है। हकीकत उसके बरक्स थी। उसे अपने कपड़ों में देख ठटकता था, खुश होता था, महसूस होता था। वो जब काफ़ी दिन तक उसकी कोई नई शर्ट ना पहनती तब वो फरमाइश करता था। मेरे बेटे कहाँ हैं? उससे दोबारा पूछा। रात के 12:30 बजने वाले हैं, अभी सुलाकर आई हूँ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि मेरी अपने कमरे से मुलक्का कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। हाथ मारकर उससे बत्ती जला दी। ज़मीन की तरफ झुके हुए बेड पे वो दोनों सो रहे थे। सारी बेचैनी बेसुकून अनका हो गई। हर गिल्ट एक तरफ जाकर गर्क हो गया। उसे आज भी वो लम्हा याद था जब अस्पताल की राहदारियों में चक्कर लगाते हुए उसके शराब को बस एक सत्तर में ख़त्म कर दिया था। मुबारक हो, बेटे हुए हैं। वो लम्हा उसके ज़हन में उसकी ज़िंदगी की रील में कहीं बहुत ऊपर किसी मोड़ पर जगह ठहर गया था। हमेशा हमेशा के लिए उस रोज़ वेदी गंभीर एक अलग इंसान बन गया था। उन्हें पहली बार बाजू में लेते हुए उसे लगा था किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल कर उसकी हथेली पे रख दिया हो। ऐसी मोहब्बत, ऐसी कामलियत उसे ये एहसास पहले कभी नहीं मिला था। वो ज़मीन की तरफ झुके हुए पलंग पे आकर बैठा। उसे याद था जब पिछले साल उससे और उसकी बीवी ने बच्चों के कमरे के लिए एक शानदार पलंग खरीदा था और उसके अगले ही दिन उसका बेटा फर्श नशीन हुआ था क्योंकि अपने बाप की तरह उसे एक जगह टिक कर बैठने की आदत नहीं थी। मेरा साला सर फटिया। गिरने के अगले दिन और अगले माह तक आहान गंभीर हर आते जाते को बताता कि उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या जुल्म किया है। उसका मुंह तब बंद हुआ था जब बिलागे इज़्ज़ियान ने अपने हाथों से उसके अच्छी तरह मुंह ही मुंह पर थप्पड़ मारे। इस जंग के बाद उससे दोबारा ये राग नहीं अलापा था। ये सच था कि मेरी गंभीर के दोनों बेटे काफ़ी वॉलेंट किस्म के थे। या तो किसी को मार कर आते या एक दूसरे को मारते। ये उनका पेशा था, शेवा भी और शौक भी। मेरा कोई कसूर नहीं, दोनों अपनी माँ पे गए हैं। वो हर किसी के सामने यूं ही बरिलसिम्मा हो जाता था और सीनियर सुलग कर रह जाती। दोनों पे होने वाली सख्ती सिर्फ सीनियर की तरफ से थी। मेरी ने कभी उन पे गुस्सा नहीं किया था, आता ही नहीं था। हल्की रोशनी में वो देख सकता था कि वो दोनों सो रहे हैं। मेरी ने झुककर एहसान के चेहरे पर अपनी दाढ़ी को रगड़ा। वो नींद में कसमसाया, फिर करवट बदल गया। सामने वाला भी उसका बाप ही था। उससे झुककर एक बार फिर उसके चेहरे, नाक और गर्दन पे अपनी दाढ़ी रगड़ी। अब की वो आंखें खोल गया था। बाबा। वो नींद से भरी आंखों से उसे देख रहा था। मेरी ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। सब सांखों वाला बच्चा उसके सीने पे सर रख गया। फिर उसे यूं ही गोद में लिए उसने अपने दूसरे बेटे को भी जगाया। वो जनाब आली जैसे इशारे पे बैठे थे फौरन उठ बैठे। शायद वो ठीक से सोया ही नहीं था। एक नज़र बाप को देखा और अगले ही लम्हे धाई थी। पापा, मीरान ने मुझे इतनी जोर से मारा था। उसे सीधे होते ही मुंह बसोर का अपनी दास्तान सुनाई। शायद वो यही कहानी बनाते हुए सोया था। ओह, और तुमने क्या किया? मेरी ने उसे गोद में बिठाकर बांसों के हल्के में लिया।
रूह तक पुरसुकून हो गई। 10 सितंबर की वो कोयलों पे चलती ही रात इस हद तक पुरसुकून हो सकती है, ये बात उसे उसकी औलाद ने समझाई थी। अल्लाह के बाद अपनी बीवी का वो शुक्रगुज़ार था। मैंने मैंने क्या किया? उसके अल्फाज़ वाज़िह नहीं थे, अब भी तोतलापन मौजूद था। मेहरान ने एक बार मारा और इसने 3 बार, वो भी दोनों हाथों से। एहसान की नींद खुल गई थी, अब वो भी उसी तोतले अंदाज से बता रहा था। मेरी ने आहान को कड़ी नज़रों से देखा, हर तरफ से हर राह खुद पे बंद होते थे। वो बस रो दिया। मेरा तो सारा सर फट गया था। हमदर्दी बटोरने के लिए उससे अपनी ज़िंदगी का वाहिद गम सुना दिया। मेरी हंस पड़ा, फिर झुककर उसके दोनों गाल चूमे और उसे ज़ोर से गले लगाया। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा नहीं मारना, ओके? वरना मेहरान फटे हुए सर में मारेगा और मैं उसे नहीं डाँटूँगा। उन दोनों को बाजू में उठाए वो दरवाज़ा पार करता हुआ अपने कमरे में आ गया। आपने फिर इनको उठा दिया है, अब खुद सुलाना। वो कपड़ों के ढेर से बेजार हुई, फिर उन तीनों को देखा जो आराम से बेड पे दराज हो रहे थे। ऐसे कि मेरी बीच में और दाएं बाएं वो दोनों। अब किस्से कहानियां और सारे दिन की रोआदात का वक्त शुरू होना था। मैं सुला दूँगा। वैसे भी हम सुबह निकल रहे हैं, ये दोनों गाड़ी में सो जाएँगे। उससे नाक से मक्खी उड़ाई, फिर उन दोनों की तरफ मतवज्जा हुआ। अब मैं तुम दोनों से बारी-बारी सवाल करूँगा, अपनी-अपनी बारी पे जवाब देना, ओके? ओके, दोनों ने बैक वक्त कहा। आहान और इसान जुड़वा थे। उनकी पैदाइश के बाद उन्हें संभालना वाकई एक मुश्किल काम साबित हुआ था। यहाँ तक कि सीनियर ने अपनी एकेडमी वक्ती तौर पे छोड़ दी थी। मसला उन दोनों के दरमियान रहता था। उन्हें सब एक जैसा चाहिए होता था और अगर ना मिले तो वो दोनों महसूस कर जाते थे। उसका हल ये निकला कि मेधी ने उन्हें बारियों पे लगा दिया। हर काम हर शय में उनकी बारी होती थी। बच्चे पालना मुश्किल था, ये इतराफ़ अब वो उठते बैठते किया करता था। सरकार, आप नहीं समझेंगी। इस तरह ये दोनों इंसान बन के रहेंगे। एक-एक काम में जब इनकी बारी आएगी, तो ना उन्हें अदम तवज्जी का एहसास होगा और ना यही लगेगा कि हम मुकाबलाबाजी करते हैं। और बोनस के नाम पे इन दोनों में सब्र भी पैदा होगा। जीनिया हर बात पे उसकी बताई हुई बारियों से झुंझलाई तो मेधी ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया था। वह पूरे दिन की कार्रवाई सुन रहा था। आधी बातें समझ आती, आधी उनका लहजा खा जाता था। लेकिन वो यूँ सुन रहा था जैसे ये दुनिया का सबसे ज़रूरी काम हो। वो छोटी से छोटी बात को हाथ उठा उठाकर, मुंह के ज़ाविये बना बनाकर इस तरह बता रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। सीने कपड़े छोड़ उन तीनों को देखने लगी। कुल्फत दूर हो गई थी। लबों पे आने वाली मुस्कुराहट बेख्तियार थी। एहसान गंभीर, वो हान से 6 मिनट कबल इस दुनिया में आया था। माँ का परतू, हर खिलौना, रिमोट, हर गैजेट तोड़कर अंदर का सामान निकाल लेना उसे बहुत पसंद था। अगर तोड़ ना पाता तब वो सामान आहान की अदालत में पेश होता। फिर कभी उसे जीनों से नीचे फेंका जाता, कभी क्यारियों की ईंट पे मारा जाता और कभी बालकनी की ग्रिल से बने छोटे से सुराख से नीचे गिराया जाता। चाहे काम किसी तरह भी हो, हाँ लेकिन काम हो जाया करता था। एहसान सोबर था, सिर्फ बाप के सामने। उसकी आंखें अपने बाप पे गई थीं। रंगत तो दोनों ने बाप से ली थी। और एक जगह टिक कर ना बैठना, बोलते रहना, सुनकर एक कान से उड़ा देना, ये किस पे क्या था बताने की ज़रूरत नहीं है। आहान गंभीर, सीनियर को आहान अपना छोटा, बड़ा और दरमियानी बेटा लगता था। जूनियर मेहदी, उससे मिलने वाला हर शख्स यही कहता था। उसकी आंखें सुनहरी थीं, जुबान और हाथों में बिजली की सी तेजी। लेकिन वो हसास था, चीज़ें जल्दी समझ भी जाया करता और मान भी जाता। अलबत्ता एहसान जिद्दी और बात सफ़ा अक्खड़ हो जाता था। जिसका इलाज उसके बाप की एक सख्त गोरी थी। वो बाप से दबता था, उसी से मोहब्बत करता था। आसूदा मुस्कुराहट लबों पे सजाए उन्हें देखते हुए जीनिया दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गई थी। काम उसे खुद ही करना था। उन्हें बुला लेती तो ये काम 3 से 4 दिन चलता। मेहदी अब उनकी हर बात पे ऐसे रद्द अमल दे रहा था जैसे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कारनामा तो बहुत अजीम है। अब ये बात उनकी सुबह निकलने तक चलने वाली थी, क्योंकि 10 सितंबर की रात वो सो नहीं पाता था। 10 सितंबर उसके लिए आज भी नाइटमेयर था। कमरा यूं ही बिखरा हुआ था। बेड पे सोए हुए उसे एहसान को बाजू पे डाल रखा था और रहान सीने पे। सीने ने बत्तियां बुझा दी थीं कि उसके बड़े बेटे की नींद खराब होने का खदशा था। उन तीनों को यूं ही सोते छोड़ स्टडी टेबल के गिर्द रखी सब्ज कुर्सी पे आकर बैठी। सुनहरी आंखों में एक चमक सी थी। वो अपनी बरसों पुरानी डायरी में बरसों बाद पहले की तरह कुछ कलम बंद कर रही थी। तुमने दुरुस्त खेल खेले, बहुत अच्छे। तुम्हारे पास वाकई तुरप का पत्ता था और मैंने हार तस्लीम की। जिस मेहदी से मैंने शादी की थी वो इंसान अब बदल चुका है।
कैसम, फैक्ट्रीज, गाँव की ज़मीनें, ये सब सँभाल-सँभाल कर वो थक चुका है। बेहद, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारी खेल नहीं समझ सकी और अपने रिश्ते में पैदा करने वाली दूसरी दरार मेरी अपनी थी, जिसके लिए मुझे अब भी अफ़सोस है। वो थका-हारा सा सोफ़े की पूँछ से टेक लगाए बैठा था, उँगलियों से नाक की हड्डी दबाते हुए वो ठंडे साँस भर रहा था। ज़ीनिया एक तरफ पलंग पे बैठी किताबों में मुँह दिए हुई थी, जब मेरी ने उससे पुकारा। तुमने कैसम में काम किया है? कुछ आइडिया है? वो मुलाज़मीन से काम कैसे लेता था? 3 प्रोजेक्ट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा। ज़ीनिया ने उसकी पूँछ को देखा। मैं कैसम में मालिक नहीं मुलाज़िम थी। तुम मालिक बन जाओ। वो सहूलत से बोला। मैं इतना जीनियस नहीं हूँ। तुम तो हो। तुम मेरे साथ ज्वाइन करो। हम साथ काम करेंगे। इतनी सारी चीज़ें मैं अकेले नहीं सँभाल सकता। चंद लम्हे वो कुछ कह नहीं सकी, यानी वो उस आदमी के लिए काम करे जिससे उसे तकलीफ पहुंचाई, जिससे मरते हुए भी दाव पेच खेलना नहीं छोड़े। वो कितनी देर मेढी की पूछ देखती रही। बहुत देर बाद जब वो बोली तो उसका लहजा सख्त और तल्ख था। मेरी तरफ से कल का आज बर्बाद हो गया सम। मैं उसके लिए काम नहीं करना चाहती, लेकिन आपको इनकार भी नहीं कर सकती। मेरा एक करियर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसे छोड़कर कैसे संभाल लो तो ठीक है। आगे आप जो बेहतर समझें। मेरी गंभीर की रंगत वाज़ेह तौर पर फीकी पड़ी थी। आँखों में कटल और वाज़ेह तासुर उतर आया था, जिसे सीनियर हाकिम को बताया कि आज के बाद उसका शौहर उससे कोई फ़ेवर नहीं माँगेगा। ये रही दूसरी दरार। वो उस रोज़ दूसरी दफ़ा फांसे पे हुए थे। चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसी मैंने सोची थी। हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अब्दुल्ला मेरी तबाही था, तो कैस गंभीर मेरे शौहर का मसीहा। उसे तुमसे लाख इख्तिलाफ़ सही, तुम दोनों भाइयों की मोहब्बत लाजवाल थी। तुम्हारी मौत उसे मुहम्से में डाल गई। अपने भाई के लिए रोया जाए, गम मनाया जाए, या अपनी बीवी के गुनाहगार पे लानत भेजी जाए। ऐसे में हमेशा की तरह मैंने हल निकाला। मैंने उस 10% हिस्से को अनदेखा कर दिया जहां उसे तुम दिखाई देते थे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मोहब्बत जजमेंट्स की कैद से आज़ाद होती है। मैंने उसे आज़ाद रखा। जब मैं अपने बाप की मोहब्बत में उसे अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद करने पे माफ़ कर सकती हूँ, तो मेरी गंभीर भी तुम्हें 4 गोलियां और ट्रॉमा के लिए माफ़ कर सकता है। शादी में सामने वाले को इंसान होने का मार्जिन देना होता है। मैंने दिया और सही किया। उन दिनों वो देर से घर आने लगा था। बातों का दौरानिया घट गया था। वो कहीं-कहीं घंटे मार्गला की पहाड़ियों पे ट्रेल नंबर 6 पे गुजार देता था। रातें बेसुकूनी की नज़र हो गई थीं और वो चुपचाप ये देखती रही। ऐसा नहीं था कि वो उससे पूछना नहीं चाहती थी। ये वही आदमी था जो ढाका के फ्लैट में उसके गले लगकर हर दर्द कह गया था, जो बालकनी के फर्श पे सितारे देखते हुए अपनी तारीकियों का जिक्र कर गया था। और अब अगर नहीं कहता था तो उसकी गैरत आड़े आ रही थी। अपनी जगह वो दुरुस्त था। उससे बात क्यों नहीं करती हो तुम? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जब तक उसका ट्रॉमा हील नहीं होगा, तुम दोनों के दरमियान कुछ सही कैसे होगा? एक रोज़ कोच ने उससे कहा था। सीनियर चंद लम्हे उसे देखती रही। सम ट्रोमास यू कैन नेवर हील। वो कभी भी अपने ट्रॉमा की वजह से मुझे या हमारे ताल्लुक को हर्ट नहीं करेगा। शादियां वक्त के बाद शफकत और इंसानियत से चलती हैं, और मेहदी गंभीर में ये दोनों खसूसियात कूट कूट कर भरी हैं। मैं उसे कन्फ्रंट करके उसकी मुश्किलात मज़ीद नहीं बढ़ा सकती। हर इंसान कई टुकड़ों में बटा होता है, और ज़रूरी नहीं अपना हर टुकड़ा वो मेरे सामने रख दे ताकि मैं उसे जोड़ सकूं। जब वो ऐसा चाहेगा तब मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। तुम उसकी बीवी हो। बीवियां अपना सोचती हैं, तुम उसका क्यों सोच रही हो? इस ताल्लुक में शोहर तो तुम बन रही हो। ये उसका काम है कि वो तुम्हारे लिए परेशान होता रहे। वो भरमी से बोली। मैं बस उसकी बीवी ही बन रही हूँ। हर दफ़ा मर्द मसरूद होगा, ऐसा क्यों कह दिया गया है? हर दफ़ा वो सब संभाले, ऐसा क्यों? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो खुद को मुझ पे ज़ाहिर करे। कुछ चीज़ें वो मेरे लिए कर रहा है और कुछ मैं उसके लिए करूँगी। शादियाँ फेरी टेल नहीं होती। हर शादी में एक आज़माइश होती है। मेरी शादी की आज़माइश अब्दुल्ला है। बोलते-बोलते उसका तनफ़्फ़ुस फूल सा गया था। यानी वो मर कर भी नहीं मरा। उसका खेल तो मर सकता है ना? सवाल था या जवाब गूंज नहीं समझ सकी, बस उसे देख कर रह गई। हाँ, अपने लिए एक जज़्बाती मुआशरे के हिसाब से कुछ कम अकल, कमसूरत मर्द मैंने खुद चुना था। वो अगर फ़सीह होता तो अपनी आँखों का गिल्ट मुझसे छुपा लेता। मैं अगर आम होती तो उसे समझ ना पाती। लेकिन बात ये थी कि हम दोनों में अगर नहीं था। हाँ, वो मज़बूत नहीं है, लेकिन वो कमज़ोर भी नहीं है। हाँ, तुम जीते, मगर मैं नहीं हारी।
मैं आखिरी वक़्त तक तुम्हारी चाल उलटने के लिए हल निकालती रहूँगी और मेरे हल कभी ज़ाया नहीं हुए। तुम्हारे प्लान बिल्कुल सही थे, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि तुम्हारा मुकाबला मलका बद से है। तो क्या करेंगे आप? कत्ल करवाएँगे उसे? ये करेंगे आप? वो सुर्ख होते चेहरे के साथ पूरी कुव्वत से चीख रही थी। मेरी लपेटे सर-दर्द से उसे देख रहा था। आपने उससे कत्ल करवाना चाहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? शौक, मलामत, उस बेइज्जती क्या नहीं था उसकी आँखों में। वो 2 कदम आगे आई, मेरी के चेहरे पे अपना हाथ रखा। वो चला गया है और अब किसी को मार देने से वो वापस नहीं आएगा। बराक जेल में मर जाएगा तो क्या वो वापस आ जाएगा? वो जैसे किसी छोटे से बच्चे से सवाल कर रही हो। मेरी ने धीरे से उसका हाथ चेहरे से हटाया। मेरे बड़े मसले हैं, तुम नहीं समझ सकती। मैं तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत करूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो, लेकिन उससे लब काटे सर नफ़ी में हिलाया। मुझे बेसुकून मत करो। मैं 3 माह से किस अज़ियत में हूँ तुम जानती हो। 6 हफ्ते। वो इतना आहिस्ता बोली कि मेरी बामुश्किल सुन सका। 3 महीने 8 दिन। आंखों में उलझन लिए मेथी ने उसकी तस्वीर की। जीनिया नफ़ी में सा हिलाया और यूं ही उससे करीब खड़ी रही। 6 हफ्ते 3 दिन, उससे दोहराया। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझा था। जीनिया आगे आई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे वो बताया जो शायद इस वक्त सुनने की उसे तवक्का नहीं थी। उसे वाकई तवक्का नहीं थी। आई एम प्रेग्नेंट। मैंने करियर पर से पूछ डाला। मैंने अपने गिल्स, हामियों, कमजोरियां एक तरफ रख दी क्योंकि मासरत अब्दुल्ला जमान। लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मेरी ज़िंदगी तबाह करो। तुम्हें मालूम था वो सादा, मासूम, जज्बाती और मोहब्बत करने वाला इंसान है। तुम वो वाहिद इंसान नहीं थे जो उसे जानते थे। और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जितना तुमने मुझे समझ लिया था। मैं उसे तुम्हारे दिए ट्रॉमा और गिल्ट से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन बरसों पहले मैंने उसे कुछ सिखाया था। जो ट्रॉमा, जो गम और गिल्ट हील नहीं होते, उन सब से डीलिंग। और वो ये हरबा अब तक नहीं भूला। वो सुबह सुनी हुई खबर पे कोई रद्द-ए-अमल दिए बगैर घर से निकल गया था और रात हमेशा की तरह देर से घर आया था। हाँ, अलबत्ता ये सारा वक़्त उसे दफ़्तर में एक अलग तरह का धड़का लगा रहा। जीने की खाने-पीने की फ़िक्र बेइख्तियार जागी थी। अपनी सोचों पे उसका इख्तियार ख़त्म हुआ। 3.5 माह में ये वो पहली रात थी जब उसे घर जाने की जल्दी थी। रात 10 बजे के करीब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेइख्तियार उसकी निगाह एक सफ़री बिस्ते पे पड़ी। मुलाज़िम उसे बशर के आने की इत्तला भी दे चुके थे। जो वो समझ रहा था, वो समझना नहीं चाहता था। जो दिख रहा था, उसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। खाना खाया तुमने? नहीं खाया तो बाहर चलते हैं। उससे घड़ी उतारकर सिंगार मेज़ पे रखी और पलंग पे बैठी सीनिया को देखते हुए कहा, मैंने एक फ़ैसला किया है। वो अपनी जगह से उठकर आई और उसके सामने आकर रुकी। उसका अंदाज़ गैर मामूली हद तक संजीदा था। मैं बशर के साथ हवेली जा रही हूँ। और मैं कैसे रहूँगा? कितने दिन के लिए? वो असल मौजू से बचना चाह रहा था कि उसके चेहरे से वाज़िया था। आप वैसे रहेंगे जैसे रहना चाहते हैं। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कितने दिन के लिए जाना है? उसे शर्ट से कफलिंग्स उतारकर मेज़ पे धरे और सीनिया की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। उससे देखा कि मेरी के चेहरे पे कोई तारीक साया ले रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा किसी ऐसे इंसान के साथ रहकर बड़ा हो जिसके हाथों पे कत्ल जैसा धब्बा हो। उसे जैसे मेरी के सर पे धमाका किया हो। वो सफ़ेद पड़ती रंगत के साथ उसे देख रहा था। बल्कि मैं नहीं चाहती एक ऐसा बच्चा इस दुनिया में आए जिसके बाप को इंतकाम को जुनून बनाना आता हो और अपने ही गिल्ट से छुटकारा पाना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाए। तुम मेरी औलाद को मुझसे दूर कर सकती हो। वो सीने पे उंगली रखे बेयकीनी से कह रहा था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? आपकी औलाद? वो तंज़ी हंसी। औलाद या आपका वो सामान जिसे तवज्जो के बगैर घर के कोने में डाल दिया जाएगा, या फिर वो बच्चा जो बड़ा होकर मेरी सीनिया बनेगा? क्या सिखाएंगे आप उसे? माफ़ी, लेकिन आपने तो नहीं दी। तकलीफ या गम से निकल आना आप तो खुद वही हैं। दुनिया में एक मुस्बत मुकाम रखना आप तो अपना मुस्बत नफ़ी कर रहे हैं। एक और बच्चा जनरेशनल ट्रॉमा की नज़र हो जाएगा और वो बच्चा हमारा होगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? बेबसी और गर्व से उसकी आंखें गीली हुई। सीनियर ने उसका हाथ मेरे से कुछ नीचे रखा। मेरी ने सरासमगी की हालत में हाथ हटा लेना चाहा, लेकिन गिरफ्त हल्की नहीं हुई। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। आज आप उसे ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे, कल करने लगेंगे और उसके चंद माह बाद वो एक पूरा वजूद होगा।
आप उससे अपने गिल्स की नज़र कैसे कर सकते हैं? हमारा बच्चा मेहदी, हमारा बच्चा इंतकाम की नज़र हो जाएगा। उसके वजूद से हाथ हटाते शिखा सोरी की आलम में सिंगार मेज़ के सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। सीनिया घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। आंखें नम सी थीं, सुर्ख गीली। कुछ रोमांस हील नहीं होते, कुछ गम ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी हमेशा मनचाही राइड नहीं होती। कई बार ज़िंदगी गमों और खुशियों का रोलर कोस्टर होती है और इस हकीकत से आप मुँह नहीं मोड़ सकते। मेरा बाप उम्र के इस हिस्से में हमारे ताल्लुक की वापसी चाहता है। मेरा करियर तबाह हुआ। मैं आज भी अपना ये बाजू नहीं उठा सकती। मेरी ज़िंदगी में मातम करने को बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उन पे आज भी मातम करती हूँ। कोई इंसान मुकम्मल हील नहीं होता है। मैं भी नहीं हुई, आप भी नहीं होंगे। रोलर कोस्टर से सिर्फ गम ले लेना कहीं का इंसाफ नहीं है। इस राइड में सिर्फ किसी और को चढ़ते उतरते हुए देखना ये बुज़दिली है। ग्रोथ का सफ़र एक जगह रोक देना इंसान का नहीं जानवर का काम है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। आँख के बदले आँख जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप वही आदमी हैं जो सीरत तैयबा को फ़ॉलो किया करता था। माफ़ कर देना बका है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे अपना नायब बनाकर भेजा है। आप उसके बेहतरीन नायब बन सकते हैं। इस्लाम अमन का दीन है। माफ़ ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन माफ़ कर देना ये अज़ीम है। जो माफ़ करते हैं वो आगे जाकर माफ़ किए जाते हैं। प्लीज़ माफ़ कर दें ताकि कल जब आप अपने बच्चे को माफ़ करना सिखाएं तो अल्फाज खोखले ना हों। तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। वो बेहद आसूदगी से बोला, मैं आपको ताकत के असल मायने बता रही हूँ। उससे मेरी के दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। जिंदगी की साइड में बहुत सारे लोगों को कोई खुशी नहीं मिलती, आपको मिल रही है। क्या आप उससे मुंह मोड़ लेंगे? मुकम्मल ठीक कुछ नहीं होता। आखिर में कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। ये जन्नत नहीं दुनिया है। इसे इसी तरह नामुकम्मल रहना है। वो जवाब दिए बगैर आंखों पे हाथ रख के खामोश था। कर्ज ज़दा था मगर सीनिया जानती थी वो उसे तकसीर कर चुकी है। मुझे लगा था अब मेरी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन मानना पड़ेगा तुम मुझे इस तरह फंसा कर गए हो कि मैं सारी ज़िंदगी हल तलाश करती रहूँगी, डीलिंग करती रहूँगी। अगर 23 साल सीनिया हकीम को ऐसी ज़िंदगी मिलती तो वो उस पर लानत भेज कर चली जाती, लेकिन 28 साल सीनिया मुख्तलिफ थी। मैंने तुम्हारी चालें नज़रअंदाज की क्योंकि उन दिनों मेरे सर पे मोहब्बत सवार थी, लेकिन मैं अपनी सारी ज़िंदगी उन चालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी क्योंकि अब मैं एक माँ थी। माँ हर माह लड़ जाती है। वो सारी रात सो नहीं सका था। उस रात सीनिया उसके करीब ही थी, लेकिन जो फासला मेरी को नज़र आ रहा था वो कोई और आँख नहीं देख सकती थी। उससे अपनी ज़िंदगी में कई बार बस्से बांधे थे, कई बार मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन वो बस्सा जो कमरे के कोने में रखा था वो उसका दिल खाली कर देने के लिए काफ़ी था। वो एक औरत उसकी ज़िंदगी पे इतनी गालिब कब आ गई? ये सिर्फ मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी, ये मोहब्बत से बढ़कर था, आला और ऊंचा। उसने ज़िंदगी में कई सफ़र किए थे, कई रिश्ते पीछे छोड़े थे, लेकिन उसके पहलू में लेटी वो औरत और उससे जुड़ा वजूद मुश्किल तरीन अलविदा बन रहा था। सुबह होने से कबल वो फैसला कर चुका था। वो बालकनी में खड़ी बाहर फैली हुई सुबह देख रही थी। हाथ में चाय का मग था। जब मेहदी उसके हक में आकर खड़ा हुआ, वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी मगर नहीं पलटी। कितने हफ्ते हो गए? बहुत देर बाद उसके बराबर खड़े होकर उससे धीरे से पूछा। वो उससे बता चुकी थी मगर वो बात करने का बहाना चाह रहा था। 6 हफ्ते। चेकअप कहाँ से करवाया? मीरा की जानने वाली एक डॉक्टर थी। एनी कॉम्प्लिकेशंस? जी, डॉक्टर आपसे कहेंगी कि बीवी या बच्चे में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। वो बहुत दिनों बाद गर्दन झुकाकर हल्के से मुस्कुराया। ताज़ा खालिस मुस्कुराहट। मैं अपनी सरकार को चुनूंगा, बच्चे और बहुत। वो चुप रही, सामने देखती रही। मेरी भी कुछ देर खामोश रहा। दोबारा चेकअप कब करवाना है? आज साथ चलते हैं। और मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मेरी ने कहते हुए बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सीनियर सवालिया निगाहों से उसे तक रही थी। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की। मेरे बच्चे को बात करना सिखाना, ब्लॉक करना नहीं। शट अप। वो खफा हुई, हंसी फिर रो दी। मेरी ने मुस्कुराते हुए उसे मुझसे करीब किया, दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और उसके सर के बालों को चूमा। तशक्कुर सरकार, तशक्कुर। उसके सीने से लगकर खड़े। सीनिया को एहसास हुआ जिंदगी अगर सुलझी नहीं तो पूरी तरह उलझी भी नहीं। जिंदगी रोलर कोस्टर राइड है तो ठीक है, सीट बेल्ट पक्के कर लेते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या? तुम जहाँ भी हो मैं जानती हूँ, तुम वहाँ भी अपनी मर्ज़ी से होगे अब्दुल्ला ज़मान। तुम जानते हो कुछ किरदार बुरे अंत की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कबूलियत की मुस्बत दर्जे पे आ नहीं सकते, क्योंकि वो हर नसीहत को रद्द करते हैं, क्योंकि वो अपने खुद साख्ता दायरे से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो एक जगह ठहर जाते हैं, ठहरा पानी जोहड़ बन जाता है इस हकीकत को झुठलाकर, क्योंकि वो समझ नहीं पाते ज़िंदगी पैकेज नहीं है, सब कुछ सब नहीं मिलेगा, कहीं डीलिंग करनी पड़ेगी, कहीं दिल मारना पड़ेगा, कहीं मुहाफ़िज़ बनना पड़ेगा, कहीं मसीहा, कहीं मज़लूम। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें ज़िंदगी से ज़िद थी। ज़िंदगी हैप्पी एंडिंग्स, सैड एंडिंग्स से आगे की चीज़ है। ज़िंदगी बाज़ दफ़ा सैटिस्फाइड एंडिंग्स कर देती है। बस यही। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उस इंसान के साथ हो जिस पे तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। तुम मेरी ज़िंदगी के 4 साल ले गए। इन 4 सालों में कुछ भी कामिल नहीं रहा। तुम हर जगह थे, हर कहीं। लेकिन मैं तुम्हें जीतने दूँ या विलन को ग्लोरीफाई कर दूँ? हरगिज़ नहीं। हाँ, तुमने मेरे वजूद को 10% मसीह किया है और वो वैसा ही रहेगा। लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। मेरे वार का इंतज़ार करो। स्याही का सीना चीर कर सुरमाई होते आसमान ने जल नीला पड़ जाना था। वक्त गुजर जानता है। ठहर कर किसी को सुन लेना, समझ लेना, किसी की आहो बका में उसका साथ दे देना। ये वक्त का शेवा नहीं होता। उसके सर पे पी कैप थी, जिससे निकलते स्याह बाल उसके कंधे पे गिर रहे थे। स्याह टी शर्ट के साथ स्याह ट्राउज़र वाली लड़की के कंधों पे एक बस्ता था। शायद वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। काम की नौयत, शायद खुफिया, जिससे वो दुनिया की नज़रों में ना आए। वो औरत जो दुनिया की नज़र में अपनी कैद के दौरान मर चुकी हो, उसे दुनिया के सामने आना चाहिए क्या? वो एक जगह आकर रुक गई। वहाँ ढेर सारी घास उगी थी और बीच में सीमेंट की एक कब्र। हबीब ने आपका आखिरी काम भी कर दिया बॉस। वो सीमेंट के उस टुकड़े के सामने खड़ी थी जिसके कुत्ते पे लिखा था अब्दुल्ला ज़मान, वल्द ज़मान कम्बीर, तारीख़ पैदाइश 10 सितंबर, तारीख़ वफ़ात 10 सितंबर। उसी कब्र पे ताज़ा सफ़ेद फूल थे जिनसे महक उठ रही थी। वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, शायद किसी के घर का पिछला हिस्सा था। आसपास क्यारियों में लगे फूल ही फूल थे। कुछ मामलात में मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आपने कहा था हम अलग नहीं होंगे। आपने दुरुस्त कहा था बॉस। आपने कहा था वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। सही कहा था। आपने कहा था ये आपकी हैप्पी एंडिंग है। दुरुस्त कहा था। वो सर हिलाते हुए जैसे नादिदा हस्ती को सराह रही थी। अगर आप एक मुतमिन अंत पे शुक्र अदा कर लेते तो ये ना होता। आधी दुनिया तबाह हुई थी, बाकी आधी बाकी थी। लेकिन आपने जो किया शायद दुरुस्त ही किया। हर्ट होने से बेहतर है कहीं गायब हुआ जाए। लेकिन एक बात सुन ले, मैं आपके फैसले पे दुखी हूँ। इस सारी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा दुखी होगा तो वो मैं हूँ, रहूँगी। उससे झुककर एक स्याह गुलाब नीचे रखा, आंखों में आती नमी को पीछे धकेला। जल्द मिलेंगे। आपने मुझे आलमे अरवाह में अपनी सेक्रेटरी रखना था। वो मुस्कुराते हुए और भी बहुत कुछ कह रही थी। उसके बाद वो जॉब पे जाएगी, वहाँ उसे हसीब भी मिलेगा जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था और बहुत जल्द शायद वो दोनों मियाँ बीवी के तौर पे भी जाने जाएँ। वक्त हथीवा नवाज़ के लिए बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन जो पीछे रहा था वो आज भी उसे याद था। वो उसे याद रखेगी। दुनिया की नज़रों में वो गायब था, लेकिन उससे खुद पे आखिरी हक उसे दिया जिसकी मुखलिसी पे उसे एतबार था। गैस कंपनी ने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो ख्वाहिशात की पूरी हुई, वो अपनी हैप्पी एंडिंग जी रहा था। किसी को क्या खबर वो यहाँ से जाकर कितना खुश था। अपने कमरे में बैठी सीनिया हाकिम कुर्सी की टेक छोड़कर उठी और पलंग की तरफ आई। सुबह 10 बजे का अलार्म लगाया, पानी की बोतल नज़दीक लाकर रखी। एहसान को मेहंदी की बाजू से हटाकर अपने पास लिटाते हुए उससे आंखें मूंदी। उसका बेटा अब उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांध रहा था। छोटा सा महफूज हंसा। अब 4 सौ बेहद सुकून था। हवेली की लॉन में सारे मर्द मेहमान जमा थे। नक्सर से तैयार बड़े बड़े ओहदेदारान उस हवेली की महफिल का हिस्सा थे। रंगों और खुशबुओं की महफिल थी। बातों कहकों की आवाज़ मधम मौसीकी के दरमियान कहीं दब रही थी। हाकिम नवाब की गैर मौजूदगी उस महफिल पे भारी थी। 4 साल कबल जब उन्होंने
औलाद के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने जाए, तब ज़िंदगी ने मोहलत ख़त्म कर दी। शायद ये इंसाफ था। माफ़िया मिल जाने के बाद यूं ही हंसी-खुशी गुज़ारे होने लगे, तो हर गुनाहगार तय कर ले कि वक्त में इतना आगे जाकर फलां दिन फलां वक्त पे माफ़ी मांग लूँगा। वक्त अपने नाकदरों को कम ही मौका देता है, उन्हें भी कम मिला। स्टेज पे रखे सोफे पे सफ़ेद लिबास से भूरे कोट के साथ बालों को अच्छे से जमाए जेगम मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल कर रहा था। यही वो लम्हा था जब मेहदी गंभीर स्टेज पे आया। जेगम को देखकर वो पहली बार गहरा मुस्कुराया। जवाबन वो भी मुस्कुराया था। पलाजमे की कमी एकदम कम महसूस हुई। मेहदी ऊपर आया। जेगम उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। उससे कहते हुए जेगम को गले लगाया। ये पहली बार था। वो गले में बहुत कुछ उतारते उसके गिर्द बाजू बांध गया था। कुछ देर वो दोनों उसी तरह खड़े रहे, फिर मेहदी उससे अलग हुआ और वो दोनों एक साथ बैठे। सामने फोटोग्राफर तस्वीर उतार रहा था। फाइनली तुम्हें भी मौका मिल गया। स्टेज पे बैठे सेगम के कान के पास झुककर मेहदी ने दूसरा जुमला यही कहा था। बस तुम्हारी दुआ है। वो कैमरा देखते मुस्कुराया। मेरी दुआएं अगर लगती तो इस वक्त तुमने सफ़ेद रंग किसी और मकसद के लिए पहना होता। ताज़ा ताज़ा दूल्हा बने सेगम ने खुद पे काबू नहीं खोया। क्यों भाई, मुझसे ऐसी भी क्या दुश्मनी है? कितने साल हो गए मेरी मंगनी को अंदाज़ा भी है? तुम्हारी मंगनी ना हुई, फिरौन की लाश हुई, न गलती सड़ती थी न ख़त्म होती थी। उससे कहते हुए सामने से आते खान और एहसान को अपनी बाजुओं में लिया। एक को अपनी गोद में बिठाया और दूसरे को सेगम की। उसके इस्त्रीशुदा कपड़े खराब हों बस। मेरे कपड़े ख़राब होंगे मेहदी, हटाओ इसे। वो दबे दबे गुस्से से बोला। मेरी सबर गंभीर के अंदर जगी इबलीसी रूह अंदर तक शांत हुई। जिस राह पे तुम चल रहे हो वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, तो तुम कपड़ों की बात कर रहे हो? बहुत शौक था ना शादी का, अब दिन में आंखों के आगे तारे ना नाचे तो कहना। माजरत, लेकिन मेरी बीवी के पास जुबान के नाम पे कैंची नहीं है। दांत कचकचाते उससे एहसान के बाल माथे से हटाए। मेरी ने मुस्कुराकर उससे देखा। फिक्र मत करो, जहेज में लाएगी या फिर ये टैलेंट अपनी बहन से उधार मांग लेगी। तुम उसकी जुबान से परेशान हो। सेगम ने मुड़कर उसे देखा। उससे परेशान नहीं होता मैं, तुम्हें और तुम्हारी बारात देखकर परेशान हूँ। वो बोल रहा था, साथ साथ अपनी गोद में बैठे खान को नीचे उतरने से रोक रहा था। तुम्हें किस बात की आग लग रही है? दो बच्चों के बाप हो, गुमशुदा बीवी साथ है, और अगर याद हो तो उसे ढूंढने में सबसे बड़ा किरदार मेरा है। उसे गायब करने में भी तुम्हारा बड़ा किरदार रहा है। तुम पे बड़े हिसाब है मेरे। सेगम जवाबन कुछ कहना चाहता था जब एहसान उससे अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुका था। मामू, ये घड़ी चलती है। वो उसकी कलाई पे बंधी घड़ी पे उंगली से टिक टिक करते हुए मासूमियत से पूछ रहा था। सब आंखों में सवाल थे। अभी तक तो चलती है बच्चे, इसके हवाले कर दो, दोबारा नहीं चलेगी। मेरी बड़बड़ाया। बेसाख्ता अपनी हर वो घड़ी याद आई जो एहसान गंभीर की कारीगरी की नजर हुई थी। दूल्हा साहब को किसी किस्म के नुकसान से बचाते हुए उससे एहसान को भी अपने बाजू में भरकर उठा लिया। एक कड़ी बदमजा निगाह सेगम पर डालकर वो स्टेज से उतर गया। जहर लग रहे हो, पता नहीं कूंज को तुम में क्या नजर आया। जाते जाते भी उससे जहर उगला था। सड़ा हुआ आदमी, सारा मूड खराब कर दिया। सेगम उसके जाते ही सुलगा। गूंज मेरी माँ, अब रोना बंद भी कर दो। कामदार लिबास में सीनिया उसके घुटनों के पास बैठी उसके लहंगे का घेर दुरुस्त करते हुए कह रही थी। लंबे बाल शानों से ढलक कर नीचे गिर रहे थे। ये वही लड़का है जिसके लिए तुम एफएससी प्री बोर्ड्स में फेल हुई थी। ये वही है जिसके लिए तुमने आंखें सजा ली थी। अब उस इश्क का क्या हुआ? अब्बा होते तो खुश होते। सुर्ख लहंगे में मेकअप किए साथ रोते हुए वो वाकई खूबसूरत लग रही थी। जीनिया ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अब्बा की बात ना किसी से करती थी ना सुनती थी, ना किसी के सामने उनके लिए रोई थी, ना किसी को रोते देखती थी। हाँ, बस 100 लोग अलग थे। एक उसका बड़ा बेटा और दूसरा उसका शौहर। उससे अपने बाप की सारी बातें उन दोनों से की थी। उनके सामने कई दफ़ा रोई भी थी और आज भी रो देती थी। जिंदगी के रोलर कोस्टर की ये राइड उसे आज भी गम की अथाह गहराइयों में भटक देती थी, जहाँ जीनिया हाकिम का दिल सुन हो जाया करता था। तुम्हारे और अब्बा के दरमियान तो फिर भी कुछ अच्छा था, लेकिन मैं और अब्बा, हम दोनों ने तो बस वो 2.5 साल देखे जिनमें तुम लापता थी। वो हन्नूस रो रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी सबसे छोटी औलाद थी, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा इग्नोर किया क्योंकि वो तुम लोगों के साथ अच्छे नहीं थे। अब तुम सब तो आगे बढ़ गए हो, मैं मेरे गिल्ट का क्या करूं? सीनिया उठकर उसके सामने छोटे से स्टूल पर आकर बैठी।
ग्लास से पानी डालकर उसे दिया, फिर उसका सर होले से रखा, ऐसे जैसे तसल्ली दी हो। सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं तुमसे ये नहीं कह सकती भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ ज़ख्म सारी ज़िंदगी खड़े रहते हैं और उनकी ज़रा सी झलक इंसान को हर दिन नई तकलीफ़ देती है। लेकिन वक़्त तुम्हारे और मेरे लिए नहीं रुकेगा। ये तुम्हारे हाथ में है। इस गम को लेकर एक कोने में छुप जाओ या फिर इससे सीने में लिए दुनिया का सामना करो। ज़िंदगी से अपना हक वसूल करो। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ने तुम्हें बताया था कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ज़रूरत और भूख इतनी बढ़ जाती है कि डबल रोटी का पहला टुकड़ा खाना पड़ता है। वो ज़्यादा सायकेदार नहीं होता, लेकिन वो भूख से तो बचा लेता है ना। माँ-बाप वापस नहीं आते और यहाँ से तुम्हारे आँसू उन तक जा नहीं सकते। सब्र, दुआ और कबूलियत सीखो। उससे कोच का हाथ पकड़कर दबाया, फिर टिश्यू से उसकी आँखें साफ की। अम्मा कहाँ हैं? उससे गीली आवाज़ से पूछा। अभी एहसान और अखान उन्हें पकड़ा कर आई हूँ। अम्मा को रिचार्ज कर देंगे। उन्हें लगता है उनकी नवाज़ मासूम है। एक मैं हूँ जो उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। हाँ तो, वो दोनों वाक़ई बेचारे हैं। तुम खुद ही फ़सादन हो। पूंछ के अंदर की खाला वाली रूह जाग गई थी। सीनियर ने नफ़ी में सर झटका। कम से कम नन्हेवाल ये नहीं मान सकता कि उनके बच्चे शरारती हो सकते हैं। हाँ, बेटी के कसूर होंगे। सेगम को देखा है तुमने? आईने में अपना आप देखते हुए उससे हल्की आवाज़ से पूछा। आवाज़ जुकाम सदा थी। 1 घंटे बाद रुखसती है। तुम गौर से देखती रहना। सिम्प औरत। पूंछ बाँ दिक्कत मुस्कुराई थी। से आंखों में वो चमक लौट आई थी जो 17 साल पूंछ की आंखों को सेगम के एक मैसेज से मुनव्वर कर देती थी। हाँ, उस चमक में मगर एक खौफ भी था। आज जो था बेखौफ था। जो उससे छोड़ा था वो उससे मुख्तलिफ अंदाज से वापस लौटाया जा रहा था। अगर बंदा सेगम मीर जैसा हो तो कौन कमबख्त खुद को पास रख सकता है? उससे हर दफ़ा वाला जवाब दिया। उसी लम्हे अम्मा अंदर आ गई थीं। दोनों नवासों को नीचे उतारा, जिनकी निगाहें अकाब की तरह कमरे का जायज़ा लेने लगीं। कारीगरी दिखाने का बस एक मौका मिल जाए। अमीना बेगम आगे आकर अब अपनी सबसे छोटी औलाद की बलाएँ ले रही थीं। वो लम्स, वो मोहब्बत, वो बहुत कुछ थी। लेकिन कोई ज़हीफ़ सा लम्स शिद्दत से याद आ रहा था। वो लम्स जो गूंज की पहली याददाश्त था। डॉक्टर यमामा कादरी की क्लिनिक का दौरा वो हफ्ते में एक बार लगाया करता था, मगर अब दौरानिया बढ़ गया था। एक यही जगह थी जहाँ उसे सुकून आया करता था। सुकून भी वक्ती। पूरी दीवारों वाले कमरे में शाम की नारंगी रोशनी दाखिल हो रही थी। दो नफूस के होले होले बात करने की आवाज़ें भी आ रही थीं। उससे भरी अदालत में केस वापस दिया। वो मकतूल का वाहिद वारिस था। उससे तुम्हें माफ़ कर दिया था बराक। भरे भरे कालों वाली गुलाबी गोरी रंगत वाली औरत कह रही थी। तुम जानते हो क्या, मुद्दा ये नहीं है कि उससे तुम्हें माफ़ किया या नहीं। बात यह है कि तुमने खुद को माफ़ नहीं किया। तुम खुद को क्यों नहीं माफ़ करते? उससे कॉफ़ी का मग बराक की तरफ बढ़ाया। सामने वाली दीवार पे लगे शीशे में उसका अक्स बन रहा था। गिरी हुई सफ़ेद आंखों के नीचे हल्के पेड़ी सदा होंठ। कसरत शराबे नोशी ने उसके चेहरे पे मुल्तानी तारी कर दी थी। उसके कपड़े जूते कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो कई बरस पहले था। वो अब एक दवालिया आदमी था। आप जानती हैं वो मुझे किस नज़र से देखता है? ऐसे जैसे मैंने उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा लिया हो। मैंने सारे बुरे काम किए थे, लेकिन कभी कत्ल नहीं किया था। और अब ये गिल्ट, ये बेचैनी, मैं इसे झेल नहीं पा रहा। मैंने उसे गलत मारा, वो तो कातिल भी नहीं था। जब से मुझे ये पता चला है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। तुम्हें दुख किस बात का है? उसे कत्ल करने का या फिर मेहदी की आंखों में अपने लिए नफरत देखने का? मुझे अपने इस्तेमाल होने का दुख है। उसकी आवाज़ का कर्ब गहरा हुआ। पराग ने सोचने को एक लम्हा भी नहीं लिया था। उसने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने बगैर किसी तहकीक के उसे मार दिया। क्योंकि मैंने उसे क्यों मारा? वो अब यमामा को देखकर बेकली से सवाल कर रहा था। सामने बैठी औरत चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर बोलना शुरू किया। क्योंकि तुम्हारे अंदर ढेर सारा अल्फिशार था बराक। तुमने कभी अपने ट्रॉमा प्रोसेस नहीं किया था। एक आग जो तुम्हारे अंदर जलती रही और तुमने उसे बुझाया नहीं, क्योंकि तुम डरते थे कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं वो तुमसे दूर हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों करता था? बच्चों का सा अंदाज। कुछ बच्चों को उनके वालिदैन या फिर करीबी लोगों से वो मोहब्बत इत्मीनान नहीं मिल पाता जो उनका हक होता है। वो पौधा देखा है जिसे मुकम्मल नशोनुमा ना मिले और उसके पत्तों पे सुराख हो जाए, फूल अध सड़े हों। गलत पेरेंटिंग ऐसी ही होती है। बच्चे वैलिडेशन के चक्करों में अपनी खला भरते भरते खुद खाली हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता।
तुम्हारा कसूर नहीं था पराग। ये बात अब तुम्हें समझनी होगी। तुम कहानी की विक्टिम हो, विलेन नहीं। पराग ने सर हिला दिया। यह मामा जानती थी वो उसकी बात पे अमल नहीं करेगा। वो ये भी जानती थी कि वो यहाँ से जाकर वो सारी सारी रात शराब पीता रहेगा, फिर किसी लड़की को घर ले आएगा या किसी घर चला जाएगा और अपनी बकिया दौलत यूं ही वक्ती सुकून पे लुटा देगा। मेरा कारोबार खराब हो गया है। कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक कातिल हूँ। मुझ पे ट्रायल चलते रहे हैं। जानती हैं, ये वो वजह है जो वो लोग बताते हैं। असल वजह मैं जानता हूँ। वो यासियत से कह रहा था। ये सब मेहदी करता है। क्या पता ये बस तुम्हारा ख्याल हो। वो हंस पड़ा। मेरा ख्याल नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। मेरा कसूर ये है कि हम दोस्त रहे हैं। वो मारता नहीं है, जिंदा रहने जैसा भी नहीं छोड़ता। वो मुझे माफ़ भी नहीं करता। वो मुझे सज़ा भी नहीं देता। वो मुझसे यकमुश्त सब छीनता भी नहीं है। वो मुझे दुनिया से कुछ लेने भी नहीं देता। वो मुझे जिंदा दरकोर कर रहा है। उसको मुझ पे तरस क्यों नहीं आता? उससे खाली खाली निगाहें उठाकर यमामा को देखा। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? उस लम्हे पराग को एहसास हुआ था कि मेहदी ज़्यादा जालिम है। क्या सच्चा था, मार देता था, आज़ादी देता था, मगर ये कमबख्त तो कतरा कतरा सांस खींच रहा था। यहाँ दम निकलने लगता, यहाँ वो गले से हाथ हटा लेता। तुम अपनी फैमिली से रब्ता क्यों नहीं करते? एक बार उनके पास वापस जाने की कोशिश करो, शायद तुम्हारा कज़न अच्छा निकला है। ऐसा हो सकता है ना कि वो अपने बाकी बड़ों जैसा ना हो। सिर्फ एक बार बात करने से क्या होता है पराग? मराक हनीफ ने तनसिया सर झटका। आप बात करना चाहती हैं उससे? उससे अपना मोबाइल निकाला और अंग्रेजी की हुर्फ बी से बशर हाकिम का नंबर मिलाया। ये लें उसका नंबर, लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ। कोई मेरे लिए नहीं आएगा। ये सारे लोग एक जैसे हैं। मैंने बताया था ना। यमामा उसे देखकर मुतासिफ हुई। वो 3 साल से यहाँ रहा था। अब तो मंशियात उससे खोखला कर चुकी थी, लेकिन एक फीसद सुधार भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सका था। नंबर नोट करते हुए उन्होंने मोबाइल बराक को वापस दिया और आंखों में एक बार फिक्र थी। खुद को मत छोड़ो बराक। क्या मैं कल दोबारा आ सकता हूँ? उससे यमामा की बात नज़रअंदाज कर दी। उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं, चेहरे पे अजीब सी सफ़ेदी छा रही थी। शायद उससे तल हुई थी। यमामा ने बस इस बात में सा हिला दिया। वो बस यहाँ दिल हल्का करने आता था, हल निकालने नहीं। और वो उसे आने से मना नहीं करती थी। कुछ मरीजों के लिए डॉक्टर का दिल यूं ही नर्म होता है। मैं गलत नहीं करता। वो लोग मेरे साथ गलत करते हैं। कोई मेरे साथ कारोबार नहीं करता। 20 कलेक्शन तबाह हो रहा है। वो कहते हुए बाहर जा रहा था। डिप्रेशन उससे खोखला कर चुका था और शराब उसका जिगर खा गई थी। कत्ल बड़ा गिल्ट होता है, मगर कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते। ताकत आजमाइश है, ये सब भूल जाते हैं। मेरा कसूर है कि मेहदी मेरा दोस्त है। नहीं था। अब दोबारा क्या? आवाज़ें मासूम हुई, फिर ख़त्म हुई। यमामा कई लम्हे खाली सेनी के आलम में बैठी रही, फिर सोचते हुए उससे अपना मोबाइल उठा लिया। अपने खानदान के एक फ़र्द की मौत अगर अपने हाथ नहीं लिखवाना चाहते तो इस पते पे आकर मुझसे मिलो। फराह हनीफ को तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने इस शराबी कैफियत में अटल फैसला लिया और एक पैगाम बशर हाकिम के नाम भेजा। जिंदगी ख़त्म नहीं हुई थी। एक कोशिश, बस एक कोशिश, किसी बिस्मिल के जख्मी परों पे मरहम रखने की बस एक कोशिश। यहाँ से दूर बशर हाकिम की हवेली में कई लोगों के दरमियान जब उसे ये मैसेज मौसूल हुआ तो वो कई लम्हे साकित रहा। फिर उससे कई नुक्तों पे सोचा और हर सोच यहाँ आकर रुक गई कि वो खून था, बशर हाकिम का चचा साथ। उसके लिए एक कोशिश तो की जा सकती थी। एड्रेस और वक्त? क्लिनिक बंद करते हुए उन्हें जवाब मौसूल हो गया था। कितनी देर से वो उसे यकटक देख रहा था, हिसाब कहीं गायब हो गया था। जिस रोज़ वो उसके और अपने दरमियान फासले का ऐलान कर चुकी थी, बेगम यूसुफ मीर ने उसी दिन से दिल को एक आसरा देना शुरू कर दिया। और उस आसरे ने, उस सब्र ने आज उसे वो दे दिया था जिसके लिए वो आधे खानदान से लड़ बैठा था, जिसके लिए उसे अपने दिल पे भी बंद बैठाए थे। तुम कुछ कहोगे या बस इसी तरह बैठे रहोगे? गूंज हाकिम ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकी। कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुमने मुझसे इंतकाम के लिए शादी की है? जेगम ने तासुफ से नफ़ी में सा हिलाया। आपके हुस्न को देखकर मबहूत हो रहा था डॉक्टर साहिबा। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुम्हें पता है, आज कितने साल बाद मैं बगैर किसी खौफ के तुम्हें देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। वो अब सीने वाली जेब से सुर्ख केस निकालते, उससे एक अंगूठी निकालते उसकी उंगली किसी ने बनाते हुए कह रहा था। गूंज हल्का सा मुस्कुराई।
सेगम ने निगाहें उठाकर उसे देखा और उसे मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुराया। थोड़ा सा शर्मा लो, मैं अब तुम्हारा शोहर बन गया हूँ। मुझे तुमसे शर्म नहीं आ रही? वो हल्का सा हंसी। सेगम की निगाहों के आगे वो सारे मंजर घूम गए जो उससे कभी हसीन माने थे। ये मंजर, ये चेहरा सब पे सबकत ले गया। उसकी हंसी दिल फरेब थी। तुम्हें बस सिम करना आता है औरत। औरत किसे कहा? उससे घूरा। खुद को तो कहने से रहा, तुम्हें ही कह सकता हूँ। उसके चेहरे पे निगाहें जमाए हुए बोला। अच्छा ये बताओ, इतने साल तुमने मुझसे राब्ता नहीं रखा, कभी मेरी मोहब्बत ने मजबूर नहीं किया? और तुमसे ये किससे कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? उससे अपना हाथ छुड़वाया ताकि अंगूठी देख सके। सेगम ने उसी तेजी से उसका हाथ दोबारा हाथ में लिया था। फिलहाल उसकी जगह यहीं थी। वो यहीं अच्छा लग रहा था। अच्छा, फिर हर रात सोने से पहले मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्यों चेक करती थी? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो पासवर्ड बदल दिया था। वो हैरान हुई। सेगम खुलकर मुस्कुराया। कूंज हाकिम को अपना दिल संभालना पड़ा। निगाह फेरनी पड़ी। बदल कर क्या रखा था? मेरी डेट ऑफ बर्थ, कभी मेरा नाम, कभी मेरा निकनेम। मुझे तो पता ही नहीं था तुम मुझसे किताबों वाली मोहब्बत करती थी। अब कह दो कि नहीं करती थी। कूंज ने गहरी सांस ली, घुटने पे थोड़ी टिकाकर उसे देखा, फुर्सत से, हक से। मोहब्बत छोटा लफ्ज़ है। तुम मेरी मोटिवेशन थे। वो इस इज़हार पे गर्दन झुकाकर मुस्कुराया। मैं जब जब अपना पैटर्न तोड़ने की कोशिश करती थी तो डर जाती थी कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, तो कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। किसी और के लिए खुद को नहीं बदलते, लेकिन मुझे अस्पताल की वो राहदारी आज भी याद है जहाँ तुम मुझे देखकर हर्ट हुए थे सेगम। उस रोज़ जब तुमने मुझे माफ़ किया, उसके बाद से मैंने खुद को माफ़ करना सीखा। तुम्हारे दिल में बहुत गुंजाइश है सेगम। तुम्हारे लिए है। मुझे पता था तुम्हारी अम्मा चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो सीनिया की बहन घर नहीं लाना चाहती थी। लेकिन तुम डटे रहे। अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ मोहब्बत होती तो ये ताल्लुक शायद ख़त्म हो जाता। हमारे दरमियान बरकत भी थी। हम साथ हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे नहीं छोड़ा जिसके आगे तुम और मैं बेबस से। तुम्हें खुशखबरी दूं? उसका हाथ जोड़ अब पैरों की मेहंदी देख रहा था। गर्दन हनूस चुकी थी। तुम अम्मा और मेरी बहन के उनके साथ नहीं रह रही। उन्हें कुछ वक्त लगेगा तुम्हें कबूल करने में, और मैं नहीं चाहता इस अरसे में तुम हर्ट हो। जानती हूँ, उससे मध्यम लहजे में कहा। शादी से पहले ही उसे पता था कि उसके ससुराल में हाथ जोर पे उसकी सास उससे कुछ ना लाए, लेकिन अब वो कुछ डबल रोटी का पहला टुकड़ा खाना सीख रही थी। तुम तो मेरे लिए आधे खानदान से लड़ गए। वो उसे सराह गई। इसलिए अब तुम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि तुम कभी मुझसे ना लड़ना, मेरी हर बात मानना। मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाना, मैं कहूँ उठो तो उठ जाना। तुम ऐसा करोगी ना? मुस्कुराहट दबाए बजाय संजीदगी से पूछा। तुमने क्या कहा? मेरे कानों ने पिछले 2 मिनट में कुछ प्रोसेस ही नहीं किया। मैंने कहा वो सीधा हो बैठा। गूंज का एक हाथ अपने हाथ में लेकर लबों से लगाया। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। वो झीम कर पीछे हुई थी। अभी तुमने कहा था मुझे देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती। वो हंसते हुए बोला। गूंज जवाबन उससे कुछ कह रही थी। सेगा मुसलसल मुस्कुरा रहा था। चाहे सब ठीक हो ना हुआ हो, बहुत कुछ ठीक हो गया था। इतना काफी था। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हुए आहान का मुंह बना हुआ था। अगले नशिश पे एहसान पूरे सकाक से दोनों टांगे फैलाए हुए बैठा था। वो दोनों भाई आपस में हर चीज़ पे लड़ते थे, क्योंकि उन दोनों को बायाक वक्त एक ही चीज़ चाहिए होती थी। असियान फिर भी कभी अपने मौक़िफ़ से हट जाता था, लेकिन आहान एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर रोता था। ताज्जुब की बात ये थी कि उसके नकली आँसू भी निकलते थे। इसी मस्से से सिज मेहदी ने गाड़ी में बैठने पे भी उनकी बारियां बना दी थी। साथ बैठना भी उन दोनों को गवारा नहीं था। भाईचारा सिर्फ तब आता था जब उन्हें किसी से लड़ना हो, किसी चीज़ को तोड़ना हो, या 2 माह पहले दाखिल हुए स्कूल से छुट्टी करनी हो। अब इसका मुंह क्यों बना हुआ है? गाड़ी चलाते हुए मेहदी ने बलोची में पूछा। उन दोनों से जो बात छुपानी हो वो उसे बलोची में ही करते थे। आपको पता तो है, आपकी बनाई पारियों पे ये पूरा कब उतरता है? अब इसको आगे बैठना है। तुम ना होती तो मैं बिठा भी लेता। उसकी जुबान से फिसला। मेरे ना होने का इससे क्या ताल्लुक? उससे बात पकड़ ली थी। तब बाबा आहान को अपनी गोद में बिठा लेते और गाड़ी ड्राइव करते। अगली नशिश से बैठे इज़्ज़ियान ने साफ साफ कहा। जहाँ मेहदी इस बात पे हैरान था कि उसे बलूची कैसे आती है, वहीं ज़ीने इस बात पे हैरान हुई कि मेहदी आखान को गोद में बिठाकर ड्राइव कैसे कर लेता है। बाबा ने कहा था अम्मा को मत बताना।
उससे इजाफा किया। और जब तक तुम मेरी इज्जत का फलूदा ना बनवाओ, तुम दोनों की हलक से कब कुछ उतरता है। वो बड़बड़ाया। फिर बैक व्यू मिरर में सीनिया को देखा, जो अन्नूस मुतवज्जिब थी। मैं तुम्हें घर चलकर समझाता हूँ, ये टिड्डा अपनी तरफ से बातें बना रहा है। वो इस बारे में बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलते थे, जिन बातों के वो दोनों गवाह होते थे। घर पहुंचने तक वो दोनों पहले लड़े, फिर एक दूसरे को मारा, रोए, फिर सो गए थे। उन्हें पलंग पर लिटाकर वो सीनिया के पास बालकनी में आकर बैठा। वो भी तक उसी भारी लिबास से मलबूस थी। जाओ, चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। उसे सीनिया की तरफ देखते हुए कहा। वो बगैर किसी बहस के उठ गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो मेहदी के ही ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस थी। हवेली में उससे कपड़े कम ही थे। वो दोबारा से उसके साथ आकर बैठी। आते हुए उससे हैंडबैग से लिफाफा भी निकाला था, जिसे उससे मेज़ पे रख दिया। सोफे की पुर्ज से टेक लगाते हुए उसका चेहरा मेरी की जानिब था। उन दोनों के दरमियान बाउल में खुशबू रूट था। मैं जब पहले दिन दोनों को स्कूल छोड़ने गया था, उस दिन अहान ने काफ़ी जिद की थी। मैं दो दो बच्चे कैसे संभालता, इसलिए मैंने उसे गोद में बिठा लिया। लेकिन सीट बेल्ट भी थी, और मैं उस रास्ते से गया जहाँ रश भी नहीं था। सब सेफ था। वो नरमी से अपनी सफाई दे रहा था। सीनिया उसे देख कर रह गई। वो कहता नहीं था, लेकिन उसकी थकान सीनिया को ज़ाहिर हो जाती थी। उसे हर दफ़ा देखने पे लगता था कहीं बरस बाद देखा हूँ। मैंने कुछ पूछा। मुझे यकीन है आप उन्हें या मुझे किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। चीज़ों को आसान लेना शुरू करें यार। हर बात पे इज्जत सफाई की ज़रूरत नहीं होती। वो हल्की-फुल्की अंदाज से बोली, फिर बाजू उसके बाजू के अंदर से गुज़ार कर सर उससे टिका लिया। मेरी पुरसुकून सर टेक लगा गया, पैर सीधे कर लिए। अम्मा कह रही थी, मैं बच्चों का ख़्याल नहीं रखती। मुझसे ज़्यादा दोनों आपके साथ अटैच्ड हैं। तुम इनसिक्योर हो रही हो। वो उसके बालों में उँगलियाँ चलाते हुए पूछने लगा। नहीं होना चाहिए। उसे साफ गोई से काम लिया। बच्चे माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, मेरे वाले अलग ही निराले हैं। अगर याद करो, तो वो दोनों सोने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, खाना तुम्हारे हाथ से खाते हैं, तुमसे चेंज करवाते हैं। चोट लगे तो तुम्हें पहले पुकारते हैं। मैं तो कभी जेलस नहीं हुआ। जीने के पीछे हुए बालों का वो हाथ से आगे कंधे पे डाल रहा था। हमेशा की तरह उसके बालों से खेलने वाली आदत बरकरार थी। शादियों में रश होता है, और जहाँ मैं था वहाँ सारे मर्द थे। औरतें नरम सी होती हैं, आते जाते बच्चों को प्यार कर जाती हैं, लेकिन मर्द तो अपने काम से काम रखते हैं। और ऐसे में जाहिर है उन दोनों ने मुझसे चिपक कर रहना था। बस यही देखा है तुम्हारी अम्मा ने। और फिक्र मत करो, तुम्हारे टिड्डे लेकर कहीं भाग नहीं रहा। ले जाए, वो टिड्डे एक दिन में ऐसा जिद करेंगे कि आप खुद उन्हें वापस लेकर आएंगे। मेरी हिम्मत है जो उन्हें संभालती हूँ। उससे मेहंदी की बाजू से सर हटाया और मेज से बड़ा लिफाफा उठाकर उसे घुटने पे रखा। ये देखें। ये क्या है। उससे लिफाफा खोलकर देखा और एक लम्हे को वो बिल्कुल साकित हो गया। उससे निगाह उठाकर एक बार भी सीनिया को नहीं देखा था। आपका ट्रिप है जो मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। 1.5 माह बाद का है, क्योंकि इन 1.5 माह में आप मुझे कैसम के कुछ मामला समझाएंगे, ताकि आपके जाने के बाद मैं कुछ संभाल सकूं। वो अब भी उसे नहीं देख रहा था। कितने हफ्ते, माह, साल, कितनी सदियां हुई थी उसे अपने इश्क से जुदा हुए। ये जर उसके दिल को आरे की तरह काटता था। बहुत जाहिर है आप थे और आप ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी आती हैं और मैं चाहती हूँ हम चीज़ें एक साथ संभालें। गैस गंभीर के फैलाए जाल में वो एक और खलबी निकाल चुकी थी, मगर उसके बदले उसे अपने शौक की कुर्बानी दी थी। औरतें कुर्बानी देती हैं, दुरुस्त जगह दे देनी चाहिए। और जब जब गैस में कदम रखती थी उसे रूप मारनी पड़ती, लेकिन इतना वो बर्दाश्त कर लेगी, उससे करना था, ये उसका चुनाव था। तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैं बच्चा लगूंगा इस तरह तुम सबको छोड़कर जाते हुए। उसे लिफाफा वापस मेज पे रखा। वो उसे नहीं देखेगा। बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इससे सिर्फ इस बार आप अकेले जाएंगे। अगले साल से हम 4 साथ जाएंगे और फिर हम हर साल जाएंगे। आपका ट्रैवल, हमारी फैमिली वेकेशन। तुम कैसम में क्या करोगी। तुम्हारी अपनी जॉब है यार। इस्तीफा दे दूंगी। कौन सा सस्ता नशा करके आई हो। वो भरम हुआ। सीनियर सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में देखा और कहना शुरू किया। दिन में मेरा काम अलग और आपका अलग। आपकी वापसी 8-9 बजे और वे बच्चों के मसाइल। हमने आखिरी बार साथ बैठकर लंबी बातें कब की थी, आपको याद है? ज़रूरत के तहत शॉपिंग के अलावा हम साथ कब यूं ही कुछ लेने निकले हैं? आखिरी बार चाय और भुट्टा कब खाया था? आखिरी बार कोई फिल्म कब देखी थी? आखिरी बार साथ किसी तकरीब में कब गए थे? हम 30 की दहाई पार कर गए हैं। अगले 30 साल में बूढ़े हो जाएंगे और हमारे पास यादें ही नहीं है। रोलर कोस्टर में कैमरा साथ ले कर जाना होता है, ये मैं भूल गई थी।
आज वो वही बातें कर रही थी जो किसी दौर में मेरी ही सोच थी। 4 साल पहले 10 सितंबर की रात ने क्या-क्या बर्बाद किया था, उसे अब सब तवातर से याद आ रहा था। उसके दिल में कड़ी में ही कोई निकाल था और अगले लम्हे मज़ीद तेज़ी से प्रवेश करता जा रहा था। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वैसे नहीं जैसे 2 मशीनें रहती हूँ, वैसे जैसे हम 4 साल पहले रहते थे और उसके लिए ज़रूरी है हम हर एक चीज़ को ज़हन से निकाल दें, जो खलिश बनकर दरमियान में है। सबसे पहले तो इस वाक़ये को चाहे आप भूलें या ना भूलें, आपको उससे बाहर आना है। दूसरा, वक़्त वापस पीछे नहीं जाएगा, आप उसे नहीं बचा सकते। गलत सही जो होना था हो गया है, लेट्स गेट बैक टू लाइफ़। 4 साल हो गए न ज़ाया। उससे जैसे मिन्नत करने के अंदाज़ में कहा हो, मेरी टुकर-टुकर उसे देख रहा था। हाँ, हमारी शादी बेहतरीन है, लेकिन जो बीच से गायब है उसे वापस लाना है। अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझसे हुआ है, तो आई एम सॉरी। यार, तुम सॉरी ना बोलो। उसे सीने को उससे लगाया, ऐसे जैसे महफूज कर दिया हो। तुम्हारी जॉब तुम्हारा शौक है, मैं नहीं छुड़वा सकता। इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं खुद छोड़ रही हूँ, मैं इन टिट्टू को छोड़कर भी नहीं जा रहा। फिर हम साथ चलते हैं, कैसिम का क्या होगा? साथ संभाल लेंगे। मेरे साथ काम करोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता। बहुत मुश्किल काम है यार। मैं हल निकाल लूँगी। चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती सरकार। शायद वो कहना चाहता था, दिल के ज़ख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अभी तुम जज्बाती हो रही हो। जोश ठंडा पड़ गया तो। आपसे शादी भी इसी तरह जज़्बात में आकर की थी, अब तक निभा रही हूँ ना। आने दें अपने ख़ानदानी कारोबार में। बाखुदा गोल्ड डिगर नहीं हूँ, आपकी सारी जायदाद लेकर नहीं भागूँगी। मेरी गहरी साँस लेकर रह गया, कंधों से बोझ उतर गया। वो उसके गिर्द बाजू फैलाए बहुत वक़्त बाद पुरसुकून था। मियाँ-बीवी का ताल्लुक उतना ही मज़बूत होता है। डोरी हल्की-सी अपनी तरफ खींचो, तो खिंच जाती है। वो उससे कितनी दूर थी उसे अंदाज़ा हो गया था। कितनी ही देर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठे रहे, वो सुनते हुए जो अनसुना था, वो कहते हुए जो अनकहा था। मुझे बुरा लगा था जब तुमने कहा था तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने तुमसे दोबारा इस बारे में बात नहीं की। हालांकि मुझे करनी चाहिए थी। मुझे इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था, जैसे किया था। मुझे नहीं पता था मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। तुमने नोट कर लिया था तो बात कर लेती। आइंदा कर लिया करूँगी। तुम अपने फैसले पे श्योर हो? आपको कोई एतराज़ है? मेरी ने धीरे से नफ़ी में सा हिलाया। मैं तो पैदाइशी जन्मरीद हूँ और मुझे वाकई तुम्हारी ज़रूरत है। उससे कितने वक़्त बाद ऐसा कहा था, वो हँस पड़ी, फिर उससे कंधे से चेहरा निकाल कर उसे देखा, ऐसे जैसे मुद्दों बाद देखा हूँ। मेरी भी उसे तक रहा था। सीनियर ने अपने हाथ में दबी उसकी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। मेरी ने उसे थाम लिया, फिर ठहर गया। कीचेन में सार्स परिंदा लटक रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? वो मुस्कुरा रहा था। गूगल कर ले। मेरी ने उसे देखा और दोनों एक साथ मुस्कुराए, फिर ज़रा सा ज़ोर से हँसे। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी ज़िंदगी का मुस्बत पॉइंट क्या है तो मैं कहूँगा मेरी बीवी। सीने की मुस्कुराहट गहरी हुई, आंखों में चमक उतरी। कोई आपसे पूछे खूबसूरती किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जीनिया हाकिम की आंखें। खरूर क्या है? मेरे साथ खड़ी हुई तुम। वफा क्या है? वही जो तुमने की है। जमीन पे जन्नत क्या है? मेरी औलाद। मोहब्बत क्या है? वो ठहर गया। कई लम्हे कई पल वो उसे आंखों से बताता रहा, फिर उसके लबों ने सरगोशी की। जीनिया हाकिम। जीनिया हाकिम सरापा मोहब्बत है। वो उससे और भी कुछ कह रहा था। सीनिया हंस रही थी, वो साथ हंसा था। आवाज़ें हल्की हुई, फिर मध्यम, फिर मधुम, मगर ख़त्म ना हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें और कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में कभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, सब जख्म नहीं भर जाते, सब तल्ख यादें भुलाई नहीं जा सकती, हर नासूर भर नहीं जाता, कोई भी बिस्मिल पूरी तरह से हील नहीं होता। कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाता है। हैप्पी एंडिंग्स और सैड एंडिंग्स के पार एक असल जहाँ है, जहाँ सेटिस्फाइड एंडिंग्स होती हैं। उनके लिए जो कोशिश करना नहीं छोड़ते, खुद को वक्त के धारे पे तन्हा नहीं छोड़ देते, जो समझ जाते हैं जिंदगी रोलर कोस्टर है, गम और खुशी का मुजमा। सारा किस्सा कबूलियत का है। हर बिस्मिल एक नए जख्म को भरने, एक नए सफ़र पे निकल चुका था। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर ख़त्म हुई। ख़त्म, शुद। अस्सलाम वालेकुम गाइस।
आई कांट बिलीव कि ये फाइनली हमारी जो है बिस्मिल ख़त्म हो गई है। आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं कुछ कह सकूँ इस बारे में। पर थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इसे सुना, ठीक है? और साथ-साथ सुनते रहे और इतने इंतज़ार से, इतने सब्र से सुनते रहे। आप लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स है एंड आई एम ग्लैड। आई डोंट नो, मेरे आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस माय इमोशंस राइट नाउ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के फ़ौरन बाद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर बिस्मिल की एंडिंग वाक़ई काइंड ऑफ सैटिस्फाइड एंडिंग थी या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। पर मेरे ख़्याल से थी, बिस्मिल की एंडिंग सैटिस्फाइड है। आपको क्या लगता है कि बिस्मिल की एंडिंग सैटिस्फाइड है या नहीं है? जो कैस के साथ हुआ, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा हुआ है कि कैस के साथ ये कर दिया, कैस को कोई समझ नहीं सका। अगर जो कैस वाला बहाना भी दे रहे थे कि अगर उसकी मतलब लाइफ डिफरेंट होती तो उसकी एंडिंग्स डिफरेंट होती और वो इस तरह नहीं करता जो उसने किया है। पर बात वहीं पे आ जाती है, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उससे दूसरा पढ़ा होगा, ठीक है? उससे दूसरा में भी मुझे यही चीज़ पसंद आती थी कि जब आप डिस्कस कर रहे होते थे उसको एंडिंग को, ठीक है? तो उससे यूसरा में दोनों लीड्स की ना लाइफ़ बहुत बुरी गुज़री थी। फारिस की बुरी गुज़री थी, ज़्यादा गुज़री थी, पर जन्नत की भी अच्छी नहीं थी। पर उसमें दोनों का स्टार्क दिखाया गया था, मतलब डिफ़रेंस दिखाया गया था कि आप बुरी एंडिंग के बावजूद भी आउटलुक जन्नत का हमेशा पॉज़िटिव रहा था, जबकि फारिस का नेगेटिव रहा था। तो इट डज़न्ट मैटर कि आपकी जो है लाइफ़ कैसी है, पर किसी भी अब्यूज़ी को अब्यूज़र बनने का हक नहीं है। वो कहते हैं ना कि द अब्यूज़ी बिकम्स द अब्यूज़र, ठीक है? वो बहुत मतलब है, ये होता है। पर मेरे ख़्याल से किसी को हक नहीं है कि अगर किसी और की वजह से या आपकी जो लाइफ़ अच्छी नहीं गुज़री है, उसके चलते उसको एक्सक्यूज़ बना के आप दूसरों की लाइफ़ तबाह कर दो। तो इवन तो कि कैस ऐसा वो विलेन था जिसके मरने पे मुझे खुद भी दुःख हुआ, पर आई न्यू कि ही इज़ स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल और वो जा रहा है, और जिस सब जा रहा है वो है। उसके बावजूद कहीं न कहीं मैं सोच रही थी कि काश बच जाए, ज़िंदा बच जाए, ठीक है? मतलब और कुछ नहीं तो मतलब जब लाश नहीं मिल रही थी तो रिकॉर्ड करते हुए आई वाज़ लाइक कि अच्छा थोड़ा-सा हो सकता है एंड देन वो जब हदीबा वाला दिखाया और उसमें वो कबर दिखाई तो आई वाज़ लाइक कि यार नहीं, वो उसने अपनी एंडिंग वही की है, उसने चूज़ की है वो एंडिंग। एंड और आप लोग बताइएगा कैसी थी? आपको कैसा लगा ये नॉवेल? वाज़ इट हीलिंग या थॉट प्रोवोकिंग था या एक नॉर्मल स्टोरी थी या कैसे था? एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इसे साथ-साथ सुनने के लिए, और जो बाद में भी सुन रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक सुन रहे हैं आप। सो आई एम जस्ट रैम्बलिंग राइट नाउ क्योंकि मुझे पता है 10% ने भी ये वाली एंड की मेरी डिस्कशन नहीं सुननी है। पर अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी और नए नॉवेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।